हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट फर्स्ट ईयर का जो पेपर हो है फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसे लास्ट ईयर का भी पेपर जो है इसी वीडियो पर नीचे मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उसका लगा दूंगी, ताकि आप उसको भी साथ में देखकर और दोनों को कंपैरिजन करके फिर आप अपने पेपर के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि पेपर के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बन रहे हैं। सबसे पहले जैसे ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज अ BERA इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ हियरिंग। हियरिंग टेस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अ ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या होता है कि जिसमें क्लाइंट की ज्यादा से ज्यादा सहभागीदारी निश्चित होती है कि उस उनके जो रिस्पॉन्सेस के माध्यम से जो है वो हियरिंग टेस्ट की जाती है कि पर्सन जो क्लाइंट है उसकी कितनी हियरिंग जो है रेजिडुअल हियरिंग उनके पास कितनी है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इसमें लेस जो है वो क्लाइंट की सहभागीदारी होती है कि जिसकी हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं उसकी सहभागीदारी ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर जो है वो इंस्ट्रूमेंट टूल्स की मदद से, मशीनों की मदद से जो है हियरिंग टेस्ट किया जाता है। ये यहाँ टेस्ट है। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं उनको देख कर जाइएगा, ठीक है। जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है ये सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। उनको प्ले ऑडियोमेट्री हो गया, ये भी एक वाणी ऑडियोमेट्री होता है। ट्यून फोक टेस्ट होता है, वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से हैं इनको आप देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको ये पिछली बार BOA पूछा था। तो BOA क्या था? सब्जेक्टिव टेस्ट था। तो इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं कि बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ऑडियोमेट्री जो है वो क्या है। तो इसलिए जो BER टेस्ट, इसको बेरा टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। ईयर मोल्ड इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग एड। यस, जो ईयर मोल्ड है वो हियरिंग एड का हिस्सा है। नेक्स्ट पूछा था थर्ड वन इज अ स्टेपिज मसल्स इज सिचुएटेड इन इनर ईयर। स्टेपिज क्या है? ये बोन है जो कान के मिडल ईयर में होती है, ना कि इनर ईयर में। तो यहाँ ये आंसर क्या है? गलत है। मिडल ईयर में तीन जो है वो बोन्स होती हैं, ठीक है। उनको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। कौन सी है? मेलिनस, इनकस एंड स्टेपिस। और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोक्लियम प्लांट स्टिमुलस द ऑडिटरी नर्व्स डायरेक्टली। यस, जो कोक्लियम प्लांट क्या करता है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है ऑडिटरी नर्व को। फिफ्थ वन इज अ वैक्स इज वैक्स इन द ईयर कैनाल कैन कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सो तीन प्रकार के जो है वो टाइप्स होते हैं हियरिंग लॉस के, जहाँ ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो पहला है। दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड थर्ड वन इज ए मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो कि इनर ईयर में, जिसमें कान के इनर ईयर में कोक्लिया में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके हेयर सेल डैमेज हो, तो इसके कारण में। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जिसमें हमारे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर तीनों भागों में अगर कोई प्रॉब्लम है, तीनों भाग जो है वो डैमेज है किसी प्रकार से, तो इसके कारण जो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। इनके जो है सभी आप कॉन्सेप्ट इसके आसपास वाले भी हो। आज आपको कंडक्टिव पूछा है, इसमें कंडक्टिव पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट आपको सेंसरी न्यूरल या मिक्स्ड के बारे में पूछ ले। तो आज आप इनके सभी के भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्या था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द मिडल ईयर कंसिस्टेंस ऑफ डैश बोन्स। मध्य जो कान है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तीन हड्डियां होती है, जैसे मैंने आपको बताया, मेलिनस, इनकिस एंड स्टेपिस। और जब ये सभी एक साथ होती है तो इनको ओसियल्स बोला जाता है। आगे जी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं
कि ये जो स्टेपेज हड्डी है इसको फूट पैलेट भी बोला जाता है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन बन चुका है। फूट पैलेट किस हड्डी को बोलते हैं? तो वो स्टेपेज को, क्योंकि स्टेपेज का आकार जो है वो फूट पैलेट जैसा है। सो ये आपके क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रख कर जाइएगा। और यही सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट जो है बोन है। ऐसे से आप याद रखना, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिस की। हमारे कान की भी और हमारे पूरे शरीर की भी सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है वो कौन सी है? स्टेपिस है। नेक्स्ट, माइल्ड हेयरिंग लॉस रेंज बिटवीन। सो माइल्ड हेयरिंग लॉस जो है वो कितना होता है? 26 to 40। सो लास्ट ईयर में उन्होंने मॉडरेट पूछा था, तो मॉडरेट जो है वो इन्होंने इस प्रकार से नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ 45 dB लिखा था, जहाँ 55 dB लिखा था। ऐसे करके मीन्स उन्होंने एक एक डिजिट दिए थे। तो आप इसको अच्छे से कि कहाँ से लेकर कहाँ तक माइल्ड वाला है, कहाँ से लेकर कहाँ तक मॉडरेट वाला है, इनको ध्यान पूछ लिया जाए। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है। सो इसका आंसर क्या है? 26 to 40। ये होता है मॉडरेट और ये होता है मॉडरेट सीवियर। सो आंसर जो है हमारा ये वाला है। नेक्स्ट क्या है? पार्ट ऑफ द हियरिंग एड दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू अकॉस्टिक एनर्जी इज कॉल्ड। सो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको अकॉस्टिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? रिसीवर। सो रिसीवर क्या करता है? ध्वनियों को माइक्रोफोन से लेता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी टू अकॉस्टिक एनर्जी। सो इसका जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है? ध्वनियों को इकट्ठा करता है सबसे पहले, फिर इकट्ठा करने के बाद उसको अकॉस्टिक टू, ये जो है जहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अकॉस्टिक टू वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो रिसीवर के पास जाती है और रिसीवर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक टू अगेन जो है क्या कर देता है? उसको साउंड में या अकॉस्टिक एनर्जी में उनको परिवर्तन कर देता है। और एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर ध्वनियों को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो हियरिंग एड के पार्ट्स हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखकर जाइएगा। नेक्स्ट इसका आंसर जो है वो कौन सा है? रिसीवर है। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ कॉज ऑफ कंजेनिटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो कंजेनिटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो कौन सा है? कंजेनिटल मीन जन्मजात, किस प्रकार कौन सा कारण होता है? सो रूबेला क्या है? कंजेनिटल हियरिंग लॉस है। सो अगर आपको पूछा जाए ये वाला, ठीक है, इसका आंसर ये वाला है। प्रेस बाइकोसिस किसके कारण होता है? तो ये एज रिलेटेड है। जो एज बढ़ती जाती है वो जो हियरिंग की जो सुनने की क्षमता है वो कम होती जाती है, तो ये एज रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है? जो ऑटो स्क्लेरोसिस है, ये किसके कारण होता है? इसमें जो होती है, जो कान के अंदर 3 बोन है उसकी जो है ग्रोथ, बोन की ग्रोथ हो सकता है किसी बोन की ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो जाए। मीन्स अबनॉर्मल बोन ग्रोथ जो है वो ऑटो स्क्लेरोसिस के कारण जो है वो हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट ये जो ऑटोटॉक्सिसिटी है वो किसके कारण होता है? मेडिसिन के कारण। मीन्स कोई व्यक्ति है वो मेडिसिन खा रहा है किसी बीमारी की और उस मेडिसिन से हो सकता है कि उसकी हियरिंग लॉस पर या हियरिंग पर इम्पैक्ट पड़े, तो इसीलिए ये ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो मेडिसिन के कारण भी हो सकता है। वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा हो, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवा रहा हो, तो किसी प्रकार की मेडिसिन से जो होता है उसको ऑटोटॉक्सिसिटी हियरिंग लॉस कहते हैं। तो ये भी तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखकर चलिएगा कि ये आगे हो सकता है कि इनके रिलेटेड आपको पूछा जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेम ऑफ ओसियल्स इन द मिडल ईयर। सो हियरिंग जो आपके कान के अंदर 3 बोन्स हैं उसके क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। अगर आपको बोन के बारे में पूरा कान के पूरे बाग के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन से बाग है, किस प्रकार से साउंड जो है वो कान में जाती है, वो सभी आपने क्लियर करके जाना है। ऑडियोलॉजी के पेपर में हियरिंग लॉस के बारे में पूरा, उसके किस प्रकार से टेस्ट होते हैं, उनको अच्छे से आप कर
ने जानकर जाना है। ओसियल्स वही जो तीनों बोन्स होते हैं उनको ही कहते हैं मेलिनियस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, ये जब सभी एक साथ इकट्ठी होती है तो इनको ओसियल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। सो जो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, जब हियरिंग लॉस का कि हम पहले से मीन्स प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर, कि उस चीज का हियरिंग लॉस ना हो, हम पहले से जो चीजें ध्यान रखने के लिए करते हैं उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है। जैसे मदर जो है वो रूबीला का इंजेक्शन लगवा ले, और दूसरा क्या है कि मदर की सेहत का ध्यान रखा जाए, ब्लड रिलेशन में शादी ना हो। ये सभी चीजें क्या है कि पहले से जो चीजें ध्यान रखी जाए कि इस ये करने से ये हो सकता है, तो उसको हम वो नहीं करेंगे, तो इसके लिए उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या, गिव वन रीजन ऑफ स्क्यूलिंग फ्रॉम द हियरिंग एड। जो हियरिंग एड होती है कभी बार उसमें से सीटी जैसी आवाज आती है, तो उसका क्या रीजन है। हो सकता है कि वो अच्छे से फिट ना हुई हो, उसका ईयर मोल्ड हो सकता है कि ढीला हो, इस कान के अंदर सही से फिट नहीं हुआ हो, इसलिए भी वो आवाज जो है वो बाहर आती है। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो जो आवाज बाहर आती है उसका क्या कारण है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करती है किसको, जहाँ कि ये डैमेज है, जहाँ सही से फिट नहीं हुई है, तो जहाँ इसको मतलब एम्प्लीफिकेशन जो है वो ओवर हो गया है, तो ओवर हुआ है, तो इसलिए क्या है वो सब हमें फीडबैक देती है। बट यहाँ रीजन पूछा था कि क्या रीजन है, तो वही रीजन कि ओवर एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, डैमेज हियरिंग एड हो सकती है, या ईयर मोल्ड अच्छे से फिट नहीं हुआ, तो इसलिए हो सकता है। तो ये आप रीजन लिख सकते थे। नेक्स्ट है, लिस्ट द साउंड यूज इन अ लिंक्स सिक्स साउंड टेस्ट। सो लिंक्स के द्वारा, डैनियल लिंक्स के द्वारा सिक्स साउंड जो है वो दिए गए हैं, जो कि कौन से अ, आई एंड यू, म, स एंड श। ये जो है तीन वोवल्स हैं और तीन कॉन्सोनेंट है, तो आपको इसको लिखना था कि कौन से जो है वो डैनियल लिंक्स के साउंड है। नेक्स्ट पूछा गया था, गिव वन एक्टिविटी फॉर आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। सो ऑडिटरी ट्रेनिंग की चार स्टेजेस होती है। सबसे पहले अवेयरनेस, दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरी जो है वो आइडेंटिफिकेशन की स्टेज है जो यहाँ दी गई है, और फोर्थ वन इज अ कॉम्प्रीहेंशन। सो आइडेंटिफिकेशन में क्या करवाते हैं, जब बच्चे को चीजें जो है वो उनको आवाज़ें दी गई हैं, बच्चा उस आवाज़ों को समझ पाता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन भी कर पाता है। अब देखना है कि बच्चा आइडेंटिफ़ाई कर पाता है। जैसे आप कोई भी नाम बोलो, कि मान लो आपने बॉडी पार्ट्स बच्चे को सिखा रहे हो, तो आपने सिर्फ़ उसको नाम बोला है कि यस, नोज़, ईयर, हैंड, तो क्या बच्चा उसको पॉइंट आउट कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है? तो पॉइंट आउट जब कर पा रहा है कि यस ये आईज़ है, ये नोज़ है, ईयर है, तो जब आप बोल रहे हो तो बच्चा उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी क्या करवाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन में करवाई जाती है। जैसे टेबल का नाम बोलते हैं, तो टेबल को क्या पॉइंट कर रहा है बच्चा, ठीक है? जो पॉइंट आउट करने की कि बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है जब उनको आवाज़ किसी वर्ड का प्रोनाउंस करके बताया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेम द ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन अ एसी टेस्टिंग ड्यूरिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री। जो एसी जो है वो ठंडी हवा देने वाला नहीं है, ये एसी कौन सा है, एयर कंडक्शन है, जो कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री में चेक करता है। तो इसमें हेडफोन जो है वो यूज होते हैं, और वो वाले हेडफोन नहीं है जो नॉर्मली हम सभी लोग यूज करते हैं। ये हेडफोन जो है वो बच्चों की हियरिंग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो बड़े वाले होते हैं कान में लगाने के लिए, उसको बोलते हैं जी इस प्रकार से कि
ठीक है, जो ऐसे होते हैं हेडफ़ोन, वो क्या करते हैं बच्चों की हियरिंग टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, वो हेडफ़ोन की मदद से चेक करते हैं। सो नेक्स्ट पूछा था, राइट द फॉर्मूला फॉर अ कैलकुलेटिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री। जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री के लिए ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो इसके लिए जो कैलकुलेट किया जाता है 500 हर्ट्ज़ प्लस 1000 हर्ट्ज़ प्लस 2000 हर्ट्ज़, 2000 हर्ट्ज़। इन इन सभी जो 500 की हर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी आई है उसको, ओके, 1000 के अंदर आई है उसको, और 3000 के अंदर आई है, और साथ में इनको नीचे क्या होता है 3, तो इन तीनों को प्लस करके फिर 3 के साथ क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है आपकी फॉर्मूला होता है प्योर टोन एवरेज निकालने का कि किस प्रकार से हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला ही लिखना था यहाँ। गिव टू कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के क्या दो कारण हैं? वही हो सकता है कि कान के अंदर बहुत ज्यादा मैल जो है, वैक्स जो है वो इकट्ठा हो गई हो कान के अंदर, वो ईयर ड्रम में होल हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकती है, कान का बहना हो सकता है, तो जहाँ हो सकता है कि कोई जो है वो डर्टी वाटर है, तो उसके अंदर हो सकता है कोई स्विमिंग करता हो, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, वो कान जो है हमारा आउटर ईयर है वो खराब हो सकता है, और उसके कारण भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। एलर्जी हो सकती है किसी प्रकार की, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कारण है। नेक्स्ट क्या है, नेम द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। सो फिजिकल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड अ ड्यूरेशन। कि फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से साउंड है, आवाज कितनी लाउडनेस है, कितनी सॉफ्ट है, और ड्यूरेशन कितने समय तक जो है वो दी जाती है। तो मीन्स फिजिकल एट्रीब्यूशन, पिछली बार साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन पूछे थे, तो आप इन दोनों को अच्छे से करके जाइएगा। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। सो अर्ली इंटरवेंशन के क्या क्या फायदे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए। सो अगर उनका अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा तो बच्चों के जो है वो लैंग्वेज अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन उनका विकसित हो सकता है, उनकी सोशल स्किल अच्छे से डेवलप हो सकती है, उनकी इमोशनली रूप से उनको जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, एकेडमिकली उनको सक्सेस दिया जा सकता है। तो अर्ली इंटरवेंशन के जो उनके आगे आने वाले प्रभाव है उनको कम किया जा सकता है। सो अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, एचआई वाले बच्चों के लिए हो या स्पेशल चाइल्ड हो, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको इनफॉर्मल टेस्ट। सो इनफॉर्मल टेस्ट का जो असेसमेंट होता है कि इनफॉर्मल रूप से हियरिंग चेक की जाती है, जो कि मीन्स कि स्क्रीनिंग करने के लिए कि क्या बच्चे की सच में हियरिंग टेस्ट है। जैसे मदर घर पे क्या करती है कि बच्चे को देखती है ऑब्जर्व करके, जैसे कोई साउंड देते हैं तो देखते हैं कि क्या बच्चा उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो उस प्रकार से जब टेस्ट किया जाता है मीन्स स्क्रीनिंग के रूप से इनफॉर्मल हियरिंग टेस्ट होता है। फॉर्मल जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, जो इनफॉर्मल है जो कि कोई भी कर सकता है, जो फॉर्मल है उसके लिए तो स्पेशल ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ही कर सकते हैं, बट जो ईएनटी डॉक्टर ही कर सकते हैं, बट जो इनफॉर्मल टेस्ट है वो कोई भी कर सकता है। मीन्स बच्चे को साउंड दी जाती है, फिर देखा जाता है कि क्या बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे क्लॉक टेस्ट हो गया, कॉइन टेस्ट हो गया, तो इस प्रकार के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है तो हो सकता है कि मदर एक लाउड सी साउंड दे और देखे कि बच्चा क्या उठता है उस आवाज को सुनकर, क्या आइज ब्लिंक करता है, किस प्रकार से रिएक्शन देता है वो साउंड को लेकर। तो इस प्रकार से जब चेक किया जाता है तो इसको इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ हियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कोक्लियर इम्प्लांट। सो कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, जो वही जो डायरेक्ट क्या करता है, ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है,
और इसके जिन बच्चों के प्रोफाउंड और सीवियर हियरिंग लॉस होता है, सो उन बच्चों का कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। सो ये जो बच्चों को हियरिंग एड का फ़ायदा नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं। सो यही कि इनके लिए डायरेक्ट ही जो है वो स्टिमुलस जो है वो ब्रेन को पहुँचाया जाता है, ताकि बच्चा जो है आवाज़ों को, ध्वनियों को सुन सके। और ये एज जो है, इसकी एज रेंज होती है अब 2 से 5 साल तक जो है वो अगर क्योंकि अगर यंग एज में किया होगा बच्चे का है कोक्लियर इम्प्लांट, तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर बाद में करते हैं तो बच्चे का इतना ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं हो पाता, जितना उसको चाइल्डहुड की एज में जो है वो फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनिंग प्ले ऑडियोमेट्री। सो कंडीशनिंग प्ले ऑडियोमेट्री भी एक प्रकार से सब्जेक्टिव टेस्ट है हियरिंग असेस करने का। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को उसकी जो हियरिंग साउंड्स दी जाती है, फिर उसके साथ कुछ खिलौने जैसे रिंग्स दिए जा सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है, और उन बच्चे को बोला जाता है कि कान में रखकर उसको आवाज़ को जब वो बच्चे ने उस ऑब्जेक्ट को अपने कान के पास रखा है, तो वहाँ से आगे से क्या दी जाती है, साउंड दी जाती है। फिर साउंड सुनने पर बच्चे को बोला जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, नीचे रखना है। तो सेम प्रक्रिया जो है पूरी हियरिंग टेस्ट के दौरान उसको अलग-अलग गेम्स की मदद से उसकी हियरिंग जो है वो टेस्ट की जाती है, ताकि बच्चे की जो कितनी श्रवण क्षमता बची हुई है, उसका असेस किया जाए, बट प्ले की मदद से, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा प्ले की मदद से ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अगर उनको डायरेक्ट बोला जाए कि तुमने हैंड रेज़ करना है, ऐसे करना है, तो वो बच्चा हो सकता है कि उसमें कैपेबल ना हो, उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो इसलिए उनको प्ले की मदद से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देकर उनको कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप एम्प्लीफिकेशन डिवाइस। सो ग्रुप एम्प्लीफिकेशन डिवाइस आप जानते हो कि 2 प्रकार के जो है डिवाइस होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल और एक होते हैं ग्रुप। सो जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप में कौन से आते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। जो सबसे पहले जैसे आता है हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर हियरिंग एड, हार्डवायर। दूसरा आता है लूप इंडक्शन, फिर आता है एफएम, ठीक है। तो आप ग्रुप हियरिंग एड के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अ, नाम लेकर उनको 1-2 को एक्सप्लेन करना था इसमें, और अच्छे से इंडिविजुअल हियरिंग एड अभी पढ़कर जाइएगा और ग्रुप हियरिंग एड दोनों को अच्छे से करके जाइएगा। इनके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं वो भी, और क्या लिमिटेशन है, उनको ध्यान में रखकर जाइएगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज़ स्पीच बनाना। सो स्पीच बनाना क्या होती है कि जो ये एक ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर जो है वो साउंड्स दी जाती हैं, जैसे ऐसी साउंड्स जो दुनिया हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में जो बोलते हैं, वो इस शेप के अंतर्गत आती है। तो इस शेप के अंतर्गत जितनी भी दुनिया आती है, वो शेप जब उसको जोड़ा जाता है तो वो बनाना की शेप जैसे बन जाता है, तो इसीलिए इसका नाम बनाना स्पीच बनाना जो है वो है। तो सभी जो साउंड्स जो डेली वेयर की यूज़ होती है, साउंड्स हो गया, फोनीम्स हो गया, जो ह्यूमन जो क्या करता है डेली लाइफ में उनको प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए उसको इस जो है ग्राफ में, ये ग्राफ जो होता है उसमें डिस्प्ले किया जाता है। सभी कॉन्सोनेंट, वोवेल्स अकॉर्डिंग टू उसकी पिच किस प्रकार से है, वो उसकी किस प्रकार से साउंड वो लाउड है या धीरे है, तो उनको इस शेप के अंदर ही सभी रखा जाता है। तो ये क्या है, बनाना स्पीच स्पीच बनाना का ग्राफ है, तो इसीलिए इसका नाम स्पीच बनाना है, क्योंकि सभी दुनिया जब इकट्ठी होती है, उनकी जब शेप बनाई जाती है, तो वो बनाना के आकार की होती है। नेक्स्ट आपको पूछा था define hearing impairment, discuss the classification of hearing loss based on the various aspect। सो ये वाली वीडियो पूरी बनी पई है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसके कारण है, फिर उनके
प्रिवेंशन किस प्रकार से, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन, उससे लास्ट ईयर सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा गया था, तो इसलिए प्रिवेंशन भी उस वीडियो में पूरे दिए गए हैं। तो वो वीडियो का मैं लिंक लगवा दूँगी, आप उसको ज़रूर देखकर अच्छे से आप नोट्स बनाकर लिख कर जाइएगा, ताकि आपको आगे जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आए फुल फ्लेज, आप 8 मार्क्स जो है वो अच्छे मार्क्स उसमें से गेन कर पाओगे अगर आपने उस क्वेश्चन को रेडी कर लिया तो, ठीक है? इससे बाद में आपको एक डायग्राम पूछा गया था जो कि हियरिंग एड का। सो हियरिंग एड का वही कि हियरिंग एड का आपने अच्छे से डायग्राम बनाना सीख जाना है। फिर उसका जैसे ये क्या होती है, ठीक है? फिर इनके पूरे जो पार्ट्स होते हैं उनको आपने अच्छे से क्लियर से याद करके जाना है। जैसे कहाँ एम्प्लीफिकेशन है, कहाँ रिसीवर होता है, तो उन सभी को आपने अच्छे से ध्यान में रख कर जाइएगा। अगर आपको अ, वीडियो चाहिए होगी तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं आपको हियरिंग एड के जो पार्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि कौन सी क्या-क्या पार्ट हैं और क्या-क्या काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था साथ में लेबल करने के लिए कि कहाँ-कहाँ होते हैं। जैसे ये ईयर हुक होती है, ठीक है? जिसे लगाने के लिए। फिर इसमें बैटरी कंपार्टमेंट होता है, फिर इसके अंदर माइक्रोफ़ोन होता है, रिसीवर होता है, ठीक है? ऑन ऑफ स्विच होता है। तो वो सभी चीज़ें को जहाँ आपने लेबल करना है कि कौन-सी चीज़ कहाँ-कहाँ है। नेक्स्ट आपको पूछा था तो आप उनको इन दोनों में से कोई भी एक करना था, ठीक है? अगर आपको ये वाला आता था तो ये चूज़ करना है, अगर आपको ये आता है तो ये चूज़ करना है, दोनों एक साथ नहीं करने क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन आप इनमें से दोनों में से कोई एक चूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, सिवियर टू प्रोफाउंड, उसके डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो वही कि जो जन्मजात हियरिंग लॉस होगा और प्रोफाउंड लेवल का है, तो उसमें वही बच्चों की क्या-क्या उनके बच्चों की लैंग्वेज जो है डेवलप करने में उनको दिक्कत आएगी, उनका कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाएगा, एकेडमिकली इतने ज़्यादा वो अच्छे नहीं हो पाएँगे, सोशली वो आइसोलेट फील करेंगे, इमोशनली सपोर्ट उनको कम मिलेगा। तो ये सभी डोमेन्स जो है वो बच्चे के अफ़ेक्ट होंगे अगर बच्चे को कॉन्जी कंजेनिटल हियरिंग लॉस है। तो कंजेनिटल हियरिंग लॉस सिवियर टू प्रोफाउंड है, तो बच्चे की लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एकेडमिकली, सोशल, इमोशनल, उनका कॉग्निटिव, उनका संज्ञान जो है वो भी जो है वो प्रभावित होगा। क्योंकि यहाँ कॉग्निशन तभी होगा जब हम सुनते हैं तो हमारी जो ब्रेन है वो ग्रो करता है। इन बच्चों का ब्रेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इनका आईक्यू लेवल बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, बट सुनने जब तक हम सुनते नहीं हैं हमारा कॉग्निशन जो है वो बढ़ता नहीं है, मीन्स हमारा कॉग्निशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। तो हमारे कॉग्निशन इंक्रीज़ होने का कारण यही है कि हम सुन पा रहे हैं। इसीलिए उन बच्चों के लिए कॉग्निशन, उनका विकास जो है वो कम होगा क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं। जितना उनको पता है वो उतना ही उनको पता है। वो आगे और चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। ठीक है? तो इसलिए उनके कॉग्निशन भी जो है वो प्रभावित होगा। सो नेक्स्ट पूछा था, इनमें से आपने कोई एक करना था। व्हाट इज़ ऑडिटरी ट्रेनिंग? डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेजेस ऐसे आइडेंटिफिकेशन पूछी गई थी विद एग्जांपल। सो एग्जांपल के साथ आपने देना है कि कौन सी एग्जांपल है। जैसे आपको क्वेश्चन है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में साउंड इसका होता है अवेयरनेस ऑफ साउंड। स्टेज क्या है? अवेयरनेस ऑफ साउंड। अवेयरनेस ऑफ साउंड इसमें जो स्टेज है ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, बच्चे को सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है। सो अवेयरनेस साउंड में क्या होता है कि बच्चे को अलग-अलग प्रकार की दुनिया जो है वो सुनाई जाती है। जैसे कि ताली की आवाज़ हो सकता है, डोरबेल की आवाज़ हो सकता है, चुटकी की आवाज़ हो सकता है, मदर की साउंड कि मदर किस प्रकार से बुलाते हैं बच्चे को। अ, टेबल टैप करने की कैसी आवाज़ है, फ़ोन रिंग की आवाज़ कैसे है, अलार्म की आवाज़ कैसे है। तो ये सभी एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हम बच्चे को साउंड की अवेयरनेस करवाते हैं कि बच्चे को सभी दुनिया ड्रम की आवाज़ कैसे है। तो हम उनको क्या करवा रहे हैं, आवाज़ों से अवेयर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड वन होता है डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड में क्या होता है, बच्चा जो भी दो साउंड्स में, जैसे कि अ, जो साउंड्स है, आप ताली की साउंड एंड डोरबेल की साउंड, दोनों एक साथ जब उनको देते हो और साथ में पिक्चर्स लगा देते हो कि ये किसकी साउंड है, कि क्या बच्चा डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है दोनों साउंड्स के अंदर में, कि जो है वो कौन सी साउंड है, उसको बच्चे को बोला जाता है। जैसे पहले हमने उनको एक-एक साउंड दी, अब 2 साउंड एक साथ देकर बच्चों को पूछा जाता है कि कौन-सी जो है वो किसकी साउंड थी, उसके सामने पिक्चर्स जो है वो रख दी जाती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। एक होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है बच्चा, कि जो भी साउंड जो दी जा रही है उसको फाइंड करना है। जैसे उसको बोला गया टेबल, सो बच्चा टेबल को पॉइंट आउट करता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे को बोला जाए वेयर इज योर ईयर, तो बच्चा ईयर को पॉइंट आउट करे। आईज कहाँ है, तो बच्चा आईज को पॉइंट आउट करे। नोज कहाँ है, तो बच्चा नोज को मीन्स आइडेंटिफाई करे उस चीज को। लास्ट स्टेज होती है कॉम्प्रीहेंशन। सो कॉम्प्रीहेंशन होता है कि जब बच्चे को साउंड की पहचान दे दी है, उसको जागरूक करवा दिया है, हमने उसको विभेदीकरण बता दिया है, बच्चा पहचान कर पा रहा है, तो लास्ट में उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए। मान लो कि डोर बेल की साउंड बच्चे ने सुनी, तो बच्चा क्या करे, उस डोर को खोलने की ओर जाए कि हाँ, यस कोई आया है, इसलिए शायद डोरबेल जो है वो बज रही है। फ़ोन की रिंग बज रही है मीन्स कॉल आ रही है, तो कॉल को फ़ोन को लेकर मम्मा को देना है, या उसको देखना है कि किसका नंबर है, तो मीन्स बच्चा उसको कॉम्प्रीहेंड करे, मीन्स उसको समझ पर उसका जब रिस्पॉन्स करता है, तो वो क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। सो डोरबेल हो सकता है, अलार्म की अलार्म बज रहा है बहुत समय से, तो बच्चा अलार्म को समझ कर उसको ऑफ कर सके, उसको बंद कर सके। तो ये क्या है, बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर सके। तो ये एक्टिविटी एग्ज़ाम्पल के साथ आप बच्चे को यहाँ आंसर में लिख सकते थे। ये भी आप मेरा कौन-सा एवीटी का डला हुआ है, और एवीटी में यही स्टेजेस सेम स्टेजेस हैं। वो भी इसी चैनल पर वीडियो डली हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। सो ये आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और इतना ईज़ी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। तो आप जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑडियो का पेपर है, तो ऑडियो में हियरिंग लॉस, हियरिंग टेस्ट्स के बारे में बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में ही पूछा जाएगा, तो उनको आप अच्छे से, और कान के बाग, हियरिंग एड के बाग, असिस्टिव डिवाइस जो भी यूज़ किए जाते हैं, उनको अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।